बीजेडी जैसे दल को भी आप अपनी तरफ कर रहे हैं। मतलब इसको कई लोग अपने शब्दों में कहेंगे अलायंस शॉपिंग करती हुई सुधांशु जी बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसकी जरूरत क्या है अगर आप अपने दम पर इतने कॉन्फिडेंट हैं? दूसरा, इन दलों को कैसे संभालेंगे? बिहार हो, महाराष्ट्र है, यहां पर पेच फंसा। और एक सवाल रह गया था सर, आपने एक अनुपात बताया था जनसंख्या और सरकारी नौकरियों का, उसी आधार पर सही 24 में क्या नौकरियां मैनिफेस्टो में होंगी बीजेपी की? दोनों बातों का उत्तर दे देता हूं। पहले नौकरी वाले विषय के ऊपर जवाब दे देता हूं, फिर इसके ऊपर। नौकरियों के सृजन की वास्तविकता क्या होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है और फाइनेंस मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री महोदया ने सदन के पटल पे बोला है। 2014 में जब हमारी सरकार आई उस समय इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड खाते, कर्मचारी भविष्य निधि खाते 11 करोड़ थे, अब 27 करोड़ है। यानी 16 करोड़ ऐसे खाते पिछले 10 साल में बने जिसमें कर्मचारी ने अपनी भविष्य निधि का पैसा डिपॉजिट करना शुरू किया और उसके नियोक्ता ने यानी इंप्लॉयर ने भी करना शुरू किया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हवा में कोई खाता क्रिएट हो गया जिसमें एक कर्मचारी भी आ गया और एक नियोक्ता भी आ गया। यह दर्शाता है कि अगर इन 16 करोड़ लोगों में से आप ये मान लीजिए कि 2-3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पूर्व में कभी नौकरी छूट गई होगी फिर आए होंगे, तो कम से कम मान लीजिए कि 13-14 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइमर होंगे। और अभी लेटेस्ट भी ईपीएफओ के डाटा अवेलेबल है जिसमें किसी प्रकार की कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये जो कहना चाहते हैं वो हम करके, और ये बात मैं अंजना जी आपके कार्यक्रम में कई बार बोल चुका हूं, एक साथ में फिर गिना देता हूं। अगर 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 4 करोड़ कर्मचारी गरीब वर्ग के मकान बने हुए हैं, 12 किलोमीटर पर डे का रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं, अगर भारत मोबाइल की बनाने की दूसरी सबसे बड़ी सेंटर बना है, ऑटोमोबाइल का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर बना है, तो ये सब किसमें कोई रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। सारी बातें हवा में हो रही हैं, यानी कोई आसमान से जिन्न आकर कुछ बना बनू की और सारा सेट किए दे रहे हैं। इसलिए ये बात हवाई है। धरातल पे अगर देखें तो मोदी सरकार ने रोजगार सृजन में जो काम किया, और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी बताए इस समय बेरोजगारी की दर क्या है? 3.1% पे आ गई है। और इन्होंने कहा कि हम प्रचार कर रहे हैं भारत सबसे ऊंची हो गई। इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता। परसों मूडीज ने भारत की रैंकिंग तेज की है। आईएमएफ ने कहा इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वो आईएमएफ जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह अधिकारी रह चुके हैं। मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई नेता यह कहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा बड़ा वो अर्थशास्त्र का जानकार है। और आईएमएफ भी गलत है, मूडीज भी गलत है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रैंकिंग भी गलत है, सारी रैंकिंग गलत है। एकमेव आत्मज्ञान से संपन्न राहुल गांधी जी जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार सही है, और वो अपनी राज्यों में न पहले केंद्र में कर पाए ना राज्यों में किए। अब कहते हम कर देंगे, बाप न मारी मेडकी और बिटवा तीरंदाज। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो मेरी बात उस समय रह गई थी, एक लाइन में अवश्य कहना चाहूंगा। नौकरी पे ये अंग्रेजों के लिखे इतिहास के जमाने में छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी ने बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की रेट ऑफ लिटरेसी रेट 95% थी। मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट और कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट। ये झूठ है सरासर। ये अगर आप सही हैं तो फिर गांधी गलत थे, अगर आप सही हैं तो महात्मा गांधी गलत थे। इसलिए मैंने कोट करके बोला। अब आता हूं गठबंधन के ऊपर। नहीं, मैं थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार इस पर जवाब ले लूं फिर गठबंधन पे आ जाइएगा। सुधांशु जी एक बार उनसे जवाब ले लूं फिर गठबंधन पे आ जाएंगे, गठबंधन के मुद्दे पे। गुरदीप साहब देखिए, सवाल नेता की विश्वसनीयता का होता है, और क्या ये वो फ्रंट है जहां पर आप लोग मात खाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार जूझ रही है और परफॉर्मेंस को लेकर अपने अटकी हुई दिखाई दे रही है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज जब सरकारी नौकरियों का आप दम भी भर रहे हैं, और तमाम पार्टियां करेंगी, अगर चुनावी मैदान में जा रहे हैं वादे करेंगे ही करेंगे, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है कि नौकरियों का दम भरने के बाद भी शायद लोगों को अपनी तरफ खींचना मुश्किल हो? देखिए, आप ये कहना चाहती है कि हमारे नेता की बात की विश्वसनीयता नहीं है। अगर आपकी बात को मैं सच भी मानूं तो उसकी वजह क्या है कि जैसे अभी सुधांशु जी ने झूठ पर झूठ बोले और आपने उनका विरोध भी नहीं किया, दूसरा पक्ष भी नहीं लिया, और ये बात आपके दर्शक तक चली गई। जैसे बोले ये कि एमएसपी पे कानून कर्नाटक तेलंगाना क्यों नहीं लाए, जबकि एमएसपी पे लीगल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, सरकार में ये बैठे हैं, हम आएंगे, हमने बनाने का वायदा कर दिया। सुधांशु जी ने दूसरी बात बोल दी कि केरल में एमएसपी नहीं है। झूठ बोल गए, इनको मालूम ही नहीं है कि केरल में एमएसपी ना सिर्फ है बल्कि रबड़ पर भी है, मसालों पर भी है, सब्जियों पर भी है, और केरल अकेला प्रदेश है जो स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी पैडी पे दे रहा है। ये बात का विरोध नहीं किया गया तो जनता को लगेगा भाई सुधांशु जी सच बोल रहे हैं।
ये बोल गए कि नेहरू के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बने, उसके पहले अंग्रेजों के टाइम पे थे। ये बताना आप भूल गए कि ब्रिटिश टाइम पे पूरे देश में केवल 33 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 33 मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और नेहरू जी ने आते ही हर स्टेट के अंदर हर जगह पे कॉलेजेस खुलवाए। ये बोलते हैं एम्स की बात बोल जाते हैं कि आज तक किया क्या, एक एम्स था। आपने कभी इनसे पूछा नहीं कि जिस शहर में भी आप पले होंगे, अंजना जी आप जिस शहर में पैदा हुई होंगी, सुधांशु जी जहां होंगे, आपकी टीम के लोग जहां पैदा होंगे, हर शहर के अंदर एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। वो किसने बनाया था? बड़े से बड़े किसी शहर में जाइए, वो नेहरू जी के टाइम पे तो बने थे। आप ये पूछेंगे नहीं इन्होंने कहा नेहरू जी ने क्या किया, क्या बनाया। मैं इनको बता दूं, डीआरडीओ, सीएसआईआर, बार्क, इसरो जो पहले इसको पार बोलते थे, एनपीएल, आईआईटी, आईआईएसटी, आईओएफएस, ओएनजीसी, एम्स, आईआईएम, एनआईटी, बोकारो, सीडीआई, सीबीआरआई, 55 इंस्टीट्यूट्स बनाए। आप इसकी बात भूल जाएंगे और फिर आप कहेंगे आपकी बात विश्वसनीय नहीं है। हमारी बात इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि हमने जो कहा वो किया था। इनकी तरह नहीं, इन्होंने अभी बोल दिया कि जी हमने इंडिया को मोबाइल भी नंबर 2 पे ले आए। वायदा क्या था? वायदा था मेक इन इंडिया का, कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग 17% भी थी 2014 में, हम 25% पे लेके जाएंगे। आज 13% के अंदर ले आए। 17 से 13, 13.5 के आसपास आ गई है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग गिरेगी तो रोजगार कहां से आएगा? सच्चाई पूछिए इनसे, सच्चाई पूछेंगे तो इनकी और इनके नेता की विश्वसनीयता एक्सपोज हो जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। मेक इन इंडिया कहां है आज? पूछिए इनसे। 25% मैन्युफैक्चरिंग कर पाए? एक इंडस्ट्री दिखा देंगे, एक मोबाइल की फैक्ट्री खुल गई दिखा देंगे, एक यहां पे स्टेशन बन गया। ये पूछिए कि ये पूरे के पूरे देश के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा हुआ है वो किसने बनाया था? आपने तो 10 साल में कुछ सिर्फ बेचा है ना। जो बना हुआ है वो बेच दिया, और बेच कर भी देश पे कर्जा कितना कर दिया? आज 165 लाख करोड़ हो गया कर्जा। 14 में आए थे 55 लाख करोड़ था। ये कर्जा कहां गया ये भी नहीं बताएंगे देश को। आपने 100 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, ठीक है। लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी आप दे नहीं पाते हैं और विश्वसनीयता हमसे पूछते हैं। हमने एक गरीब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, हमने गरीब देश में हर एक को पढ़ने का हक दिया था। बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, मद्रास मैंने तो खुद बोला, कुछ लोग कुछ एक प्रोग्रेसिव राजा थे जिनके यहाँ होता था, बड़ौदा में भी होता था, गुरदीप जी, ट्रेवनकोर में भी था। मैं लीडरशिप पर लाना चाह रही थी सवाल को। आपने तमाम मुद्दे उठा दिए जो कि वैलिड है, लेकिन सवाल लीडरशिप क्रेडिबिलिटी पर है। और लीडरशिप क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें सवाल होता है उत्तर से दक्षिण तक कौन जाकर लोगों को कन्विंस कर पाए अपनी तरफ रहने के लिए। अब गठबंधन, आप छोटा सा जवाब उसका दीजिएगा सुधांशु जी, जो उन्होंने कहा है, मेन गठबंधन पर जवाब दीजिएगा। अब बीजेडी को भी आप अपनी तरफ ला रहे हैं। मैं दोनों बात पहले इनके बाद बता। और बिहार महाराष्ट्र, देखिए गुरदीप सप्पल जी ने झूठ बोला। केरल में एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्ट नहीं है। अब दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा एमएसपी लीगल कर दीजिए। किसी भी चीज को लीगल इलीगल करना राज्य सरकार के अधिकार में है। कानूनन अपराध आप चाहें तो घोषित कर सकते हैं। हमने यूसीसी कर दिया उत्तराखंड में, हमने असम में कर दिया। आप लीगल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं लीगल इलीगल की बात कर रहा हूं ना। एमएसपी केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी, तो एमएसपी तो केंद्र सरकार दे रही है, 2.5 गुना कर रही है। लीगल क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई? इसीलिए आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह होता है।